रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट के नॉमेनक्लेचर के लिए, प्लांट्स के नॉमेनक्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो हम ऑप्शंस देखेंगे। जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम्स शुड बी रिटन इन स्मॉल लेटर्स, जबकि जो जेनेरिक नेम का जो पहला लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। हमने देखा कि जैसे मैंजीफेरा इंडिका, इसमें जो मैंजीफेरा का जो एम होता है स्टार्ट का, ये हमेशा कैपिटल होता है। ठीक है, उसके बाद अगला जो है हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन, अंडरलाइन करते हैं हम जब भी उन्हें हाथों से लिखते हैं तो। ठीक है, जो तीसरा है वो है स्पीशीज शुड बी, स्पीशीज शुड हैव अ जेनेरिक नेम एंड अ स्पेसिफिक एपिथेट। तो जेनेरिक नेम इसका हो गया मैंजीफेरा और स्पेसिफिक नेम हो गया इंडिका, और सारी की सारी स्पीशीज का एक जेनेरिक नेम और एक स्पीशीज नेम होता ही होता है, ये हमने नॉमेनक्लेचर में पढ़ा था। अब जो चौथा ऑप्शन है वो ये है कि साइंटिफिक नेम्स आर लैटिन एंड शुड बी इटैलिसाइज्ड। जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं हमेशा लैटिन में होते हैं, ये बात हमने डिस्कस करी थी कि जितने भी नेम्स होते हैं या तो लैटिन होते हैं, या तो लैटिन होते हैं, या वो लैटिन ओरिजिन से होते हैं, वो लैटिनाइज किए जाते हैं। और शुड बी इटैलिसाइज्ड का मतलब ये हो गया कि जब भी उन्हें प्रिंट करेंगे तो हमेशा वो इटैलिक्स में ही प्रिंट किए जाएंगे। ठीक है, तो ये इस ऑप्शन को हम एक तरीके से गलत नहीं कह सकते। ठीक है, तो इसको भी हम सही मानेंगे। लेकिन जो ये वाला जो ऑप्शन है इसमें दिया हुआ है कि जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम्स शुड बी रिटन इन स्मॉल लेटर्स, इसमें जेनेरिक नेम वाला जो हो गया ये जेनेरिक वाला गलत हो गया, इस वजह से हम इस वाले ऑप्शन को गलत कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जनरली यूज्ड इन अ पेयर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल्स इन टैक्सोनॉमी की आर रेफर्ड टू एज। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जो जो सेट ऑफ दो पेयर ऑफ दो स्टेटमेंट्स होती हैं, जो दो कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स होती हैं उनका जो सेट होता है, ठीक है, ये दोनों के दोनों सपोज करो कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स हैं, इनका जो सेट होता है इसको हम कपलेट कहते हैं। इसमें से हम एक स्टेटमेंट को चूज करते हैं और दूसरे को हम रिजेक्ट करते हैं, है ना, और ऐसे करके हम अगले सेट ऑफ स्टेटमेंट्स पे चले जाते हैं। ये मैंने एक्सप्लेन किया था की के अंदर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा कपलेट। ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा ऑप्शन है वो ये है कि परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन एनवायरनमेंट एंड देयर मेमोरी। अब इस स्टेटमेंट में जो यहां तक है परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन एनवायरनमेंट, ये वाली जो यहां तक की जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। मैंने बताया हुआ है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे अपने आसपास के केमिकल और फिजिकल स्टिमुलसेस को परसीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो यहां तक की जो स्टेटमेंट होगी वो बिल्कुल सही है। उसके बाद लिखा हुआ है एंड देयर मेमोरी। ठीक है, ये चीज जो है गलत हो जाएगी, क्योंकि सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिजम जो होते हैं कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क्स, लेकिन बहुत सारों में नहीं भी होते। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में जो कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, जिसकी वजह से वो मेमोरी नहीं रख सकते। ठीक है, उनको याद नहीं रहता। बहुत बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जैसे सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर तो न्यूरल नेटवर्क्स होते ही नहीं है। ठीक है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इनके अंदर तो एब्सेंट ही होते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर ये नेटवर्क्स नहीं होते, न्यूरल नेटवर्क्स प्रेजेंट नहीं होते, जिसकी वजह से इन्हें याद नहीं रहता, मेमोरी नहीं होती उनके अंदर। परसीव कर सकते हैं लेकिन मेमोरी नहीं होती। ठीक है, तो हम अपने सेकंड ऑप्शन पे आएंगे, इंक्रीज इन मास बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल बोथ ऑन सरफेस एंड इंटरनली। ठीक है, अब ये वाली जो स्टेटमेंट है ये भी गलत हो जाएगी। इसका रीजन क्या है? इंक्रीज इन मास बाय एक्यूमुलेशन जो इंटरनली होता है, ठीक है, इंटरनली और एक्सटर्नली ये दोनों के दोनों ही माउंटेन शो करती हैं। माउंटेन्स जो है दोनों के दोनों ही शो करती हैं। ठीक है, जब भी क्या कहते हैं हमने ज्योग्राफी में पढ़ा हो कि जब टेक्टोनिक प्लेट्स वो करती है तो एक ऐसे ऊपर उठ जाती है ना, ये हमने ज्योग्राफी में छोटी क्लासेस में पढ़ा हो, तो ऐसे करके एक माउंटेन फॉर्म हो जाती है। तो एक तरीके से इंटरनली भी आ रही है और एक्सटर्नली जिसके ऊपर सैंड और जो सारी चीजें जिसके ऊपर आगे कलेक्ट होंगी, ठीक है, एक्सटर्नली भी आ रही है। तो इसके कहने का मतलब ये हुआ कि इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों ग्रोथ एक तरीके से शो करती है माउंटेन्स। ठीक है, और बहुत सारे नॉन लिविंग थिंग्स और भी हैं जो ये शो करती है। तो ये वाली स्टेटमेंट जो होगी हमारी गलत हो जाएगी। ठीक है, जो थर्ड है हमारी आइसोलेटेड मेटाबॉलिक
इन विवो और यहाँ पर लिखा हुआ है इन विट्रो, तो ये वाली स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। अब जो हमारी चौथी स्टेटमेंट है वो ये है इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली, ये वाली स्टेटमेंट हमारी सही होगी, क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके अंदर जो इंक्रीज इन मास होता है वो सिर्फ अंदर से होता है, इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली, ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑर्गेनिजम्स कैन बी unexceptionally distinguished from non-living organisms on the ability of their, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास ग्रोथ एंड मूवमेंट। अब मैंने बता रखा है कि ग्रोथ जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स दोनों शो करते हैं। लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स दोनों के दोनों ही ग्रोथ शो करते हैं, तो ये तो पैरामीटर हो नहीं सकता। और जो मूवमेंट है ये भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे एनिमल शो नहीं करते, ठीक है। एनिमल्स भी बहुत सारे शो नहीं करते हैं, प्लांट्स भी शो नहीं करते हैं मूवमेंट, तो ये वाली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो हम अगली स्टेटमेंट पे आते हैं जो हमारा रिस्पॉन्सिवनेस टू टच, ठीक है। अब वैसे तो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स टच को रिस्पॉन्ड नहीं करते, बट रिस्पॉन्सिवनेस टू टच जो है यहाँ पर ये दिखाया गया है एक तरीके से रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलस। इस जो ये जो ऑप्शन है इसको ऐसे कंसीडर किया हुआ है कि कहने का मतलब इनका ये है कि रिस्पॉन्सिवनेस टू टच यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये काफी हद तक सही है, हमारा रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलस तो बिल्कुल सही है हमारा, है ना। जो तुम्हारा तीसरा ऑप्शन है वो ये है इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट एंड प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन। अब इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट तो बिल्कुल सही है ना, लेकिन जो प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन लिखा हुआ है, ये जो प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन लिखा हुआ है ये हर केस में ट्रू नहीं होता। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रिटेन रिग्रेसिव एवोल्यूशन भी शो करते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो रिटेन रिग्रेसिव एवोल्यूशन जो है वो शो करते हैं, ठीक है। तो ये प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन वाली जो लाइन, ये जो प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन वाला जो पार्ट हो गया, प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन वाला, ये गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये रिटेन रिग्रेसिव एवोल्यूशन भी शो करते हैं। उसके बाद एक आ गया हमारा रिप्रोडक्शन। अब मैंने पहले बताया कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन शो नहीं करते, ठीक है। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म शो नहीं करते, शो नहीं करते। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोडक्शन शो नहीं करते, ठीक है। तो हम हमारा अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो वैसे तो इसका आंसर जो है सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। इसका रीजन ये है कि क्या कहते हैं जो मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन जो हमारा बन रहा है वो सेकंड ऑप्शन बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने रिस्पॉन्सिवनेस टू टच को रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलस की तरह लिखा है, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है आईसीबीएम स्टैंड्स फॉर। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि आईसीबीएम होता है हमारा इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब जैसे आईसीबीएन है वैसे एक हमारा होता है आईसीजेडएन। अब जो आईसीजेडएन होता है वो होता है इंटरनेशनल कोड और ज़ूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। एक्चुअली ये ना कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ये कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो डिफाइन करते हैं कि नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाएगा। जो बोटानिकल नॉमेनक्लेचर है वो प्लांट्स के लिए होता है और जो ज़ूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर है ये एनिमल्स के लिए होता है, ये एनिमल्स के लिए होता है। जो हमारा बॉटनिकल हो गया वो प्लांट्स के लिए हो गया और जो ज़ूलॉजिकल हो गया वो एनिमल्स के लिए हो गया। तो ये जो है डिफाइन करते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स की जो नेमिंग है वो कैसे की जाएगी,
क्रोमोसोम्स हों तो सेम स्पीशीज के अंदर बिलोंग करेगा, ठीक है। हो सकता है कि किसी दो स्पीशीज के अंदर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी हों, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो सेम स्पीशीज को बिलोंग करेंगे। जो हमारा अगला ऑप्शन है वो ये है कैन रिप्रोड्यूस फ्रीली विद ईच अदर एंड फॉर्म सीड्स। ये वाली बात जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि जो भी दो स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे दो प्लांट्स हैं सेम स्पीशीज के हैं, ये दोनों आपस में फ्रीली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। इसके जो पॉलन ग्रेन्स होंगे अगर इसके फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाकर लैंड करेंगे तो ये रिप्रोड्यूस कर जाएंगे, ठीक है, ये रिप्रोड्यूस कर जाएंगे और ये सीड्स फॉर्म करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि दे कैन रिप्रोड्यूस फ्रीली, जो सेम स्पीशीज के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे कैन रिप्रोड्यूस फ्रीली, ठीक है। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन ये है कि हैव मोर देन 90% ऑफ सिमिलर जीन्स। ये वाली बात भी गलत है, ठीक है, क्योंकि जैसे आप देखो, जैसे जो वो हैं जो जैसे हमारी जो एंसेस्ट्री है, जब एवोल्यूशन हुआ तो बीच में ऐसा था कि बहुत हद तक जो हमारे जो सेट ऑफ जीन्स थे वो सिमिलर थे, ठीक है, कुछ परसेंटेज ही अलग थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो जो थे वो जो एंसेस्टर्स थे हमारे वो सेम ही स्पीशीज को बिलोंग करते थे, वो अलग अलग स्पीशीज थी, ठीक है। और उनके अंदर जो सेट ऑफ जो सिमिलैरिटी ऑफ जीन्स थी वो बहुत ज्यादा थी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेम स्पीशीज है, ठीक है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट होगी ये भी गलत होगी। उसके बाद जो अगला है कि लुक सिमिलर एंड पोजेस आइडेंटिकल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ये वाली स्टेटमेंट भी गलत होगी, ठीक है। इसका एग्जांपल वैसे आपको एवोल्यूशन वाले चैप्टर में भी दिखेगा कि जो चिंपैंजी का जो बेबी होता है और जो ह्यूमन स्कल होता है, ठीक है, वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, ठीक है, लेकिन जब जैसे जैसे वो बड़े हो जाते हैं तो वो चेंज हो जाता है। तो स्टार्ट में जो जब वो बेबी होता है चिंपैंजी, तो स्कल सिमिलर है तो सिमिलर लुकिंग होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है वो सेम स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी जो होगी ये गलत होगी, लेकिन जो ये वाली जो स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट कैन रिप्रोड्यूस फ्रीली विद ईच अदर एंड फॉर्म सीड्स, ये वाली जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हमने क्या कहते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे लिविंग वर्ल्ड के। अब हम अगली क्लास में शुरू करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन।